हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 16 फरवरी को होने वाला है। इस एग्जाम के लिए सिविल जॉब्स एकेडमी द्वारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत अलग अलग फैकल्टी, संस्थान के अलग अलग फैकल्टी, विषय विशेषज्ञ अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं। और मुझे भी इसमें 2 सब्जेक्ट लेना है। एक सब्जेक्ट मेरा चल रहा है पॉलिटी यानी यूनिट 5 और लगभग आधा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ये 20 से 25 जनवरी तक पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसी कड़ी में मैं आज से एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमी स्टार्ट कर रहा हूं, यानी यूनिट 6 को मैं प्रारंभ आज से कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट भी जनवरी एंड में कंप्लीट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को मैं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ और नए डेटा के साथ कंप्लीट कराऊंगा। जो भी बच्चों के डाउट्स हैं इकोनॉमी को लेकर के, वो सारे मैं क्लियर करूंगा। मेरे पास लगातार डिमांड आ रही है इकोनॉमी को लेकर के, तो उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज से मैं ये नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट है इकोनॉमी, जो यूनिट 6 है, जिसमें भारत एवं मध्य प्रदेश की इकोनॉमी इसमें सिलेबस है इसका। और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन पाठ्यक्रम 2024 के हिसाब से जो है हम इसको कराएंगे, मैं कराऊंगा इसको। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। नया जो सिलेबस है 2024 में चेंज हो गया है। तो इस सिलेबस के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो क्या क्या है इस सिलेबस में, वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस पर डिस्कस करना जरूरी होता है। तो पहला जो टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बताना है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इसकी जीडीपी है, प्रति व्यक्ति आय है, विकास दर है, कृषि है, उद्योग है ना, सेवा है, व्यापार है, ठीक है, विदेशी निवेश है ना। तो ये सारे जो एस्पेक्ट हैं अर्थव्यवस्था के, उन सभी में जो है मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में आपको बताना है। यहां से 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश और भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कौन किसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, कम है, इस तरह क्वेश्चन यानी तुलना पूछी गई थी। भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की तुलना पूछी गई थी। तो उसमें जो ऑप्शन सही था वो ये था कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। ये ऑप्शन उसमें सही था। 3 ऑप्शन थे। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है, और दोनों बराबर है। इस तरह से जो ऑप्शन था वो कम वाला सही था, क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्थिति आपको पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। एक क्वेश्चन कारखानों का आया था कि भारत में जो टोटल कारखाने हैं उनमें मध्य प्रदेश के कारखाने कितने परसेंटेज हैं, ऐसा करके 2017-18 का डेटा, पुराना डेटा था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछे गए हैं। यहां से मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। देखिए, जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस में जो है 2 से 3 जगह दिया हुआ है। यहां पर भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी में भी दिया हुआ है ना। और
दो क्वेश्चन पिछली बार जनसंख्या से पूछे गए थे, एक भारत की जनसंख्या का क्वेश्चन था, एक मध्य प्रदेश की जनसंख्या का क्वेश्चन था। इसके अलावा शिक्षा संबंधी एक कार्यक्रम पिछली बार पूछा गया है। तो इस तरीके से यहां से ज्यादातर आंकड़े पूछे जाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल संबंधी योजनाएं पूछी जाएंगी, है ना। शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े और इनसे संबंधित योजनाएं आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। जनसंख्या संबंधी आंकड़े पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन तो जनसंख्या के संबंधी पूछे जा रहे हैं। सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की स्थिति, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग का जो इंडेक्स है, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स, तो वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई एवं अधोसंरचना का विकास, कृषि उद्योग संबंधी आंकड़े, एमएसएमई संबंधी आंकड़े, इनके विकास के लिए जो है सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं, कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना, इनका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको यहां से पूछी जाएंगी। पिछली बार एक उन्नति परियोजना जो है मध्य प्रदेश में कृषि संबंधी एक परियोजना चल रही, उन्नति परियोजना, उसका क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया 2014 में। आत्मनिर्भर भारत, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, एक टेबल के माध्यम से क्वेश्चन आया था। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, इसका एक क्वेश्चन आया है ना। जीआई टैग के अंतर्गत जो टॉपिक है उससे जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एमपी में, तो वहां से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, ये क्वेश्चन जो है मेंस में भी है ये टॉपिक, कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र। तो कृषि तथा उद्योग सेवा क्षेत्र की नवीन प्रवृत्तियां पढ़ना है, यानी नए आंकड़े इसमें पढ़ना है, इस क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ पर भी योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, आरबीआई के बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आरबीआई का पिछली बार क्वेश्चन एसएलआर का क्वेश्चन आया था कि जो एसएलआर की न्यूनतम सीमा थी वो कितनी थी, जिसको 2007 में समाप्त कर दिया गया, तो वो सीमा थी 25% थी, है ना। 25% से 40% तक एसएलआर रखने का प्रावधान था। तो 25% की जो मिनिमम लिमिट थी, न्यूनतम सीमा थी, उसको 2007 में समाप्त कर दिया गया, तो वो क्वेश्चन आया था। और ये जो इकोनॉमिक मेरे नोट्स हैं उसमें ही दिया गया था और बाकी नोट्स में ये नहीं था, जैसा कि बच्चों ने बताया है मुझे। वाणिज्यिक बैंक, है ना, वाणिज्यिक बैंक, उसमें एसबीआई है, पीएनबी है, बीओबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और इनका पूरा विकास आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत में बैंकों का विकास, अलग अलग प्रकार के बैंक, उनकी स्थापना का ईयर है, उनके मुख्यालय हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, कोई स्कीम वगैरह चल रही है उनके संबंध में, है ना। तो ये है सेबी संबंधी, सेबी की स्थापना है, सेबी का मुख्यालय है, इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनके बारे में, और इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, उसके कार्य, है ना, इससे संबंधित कुछ स्कीम्स वो आपको ध्यान रखना है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इनके बारे में पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद भारत की विदेशी व्यापार नीतियां, विदेशी व्यापार नीतियां, उसमें जैसे 2023 की जो नीति है, नई नीति है, 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है, और इसका जो लक्ष्य है 2030 तक भारत के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है कि $2 ट्रिलियन तक जो है लक्ष्य रखा गया है, इतना किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। इसके बाद कुछ संस्थाएं हैं, संगठन है, G20, सार्क और आसियान, इनके बारे में पूछा जाएगा। पिछले बार G20 का पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इनके संगठन के बारे में, इनकी स्थापना, इनके मुख्यालय, इनके सदस्य देश, इनके शिखर सम्मेलन पहले और हाल ही में कहां पर हुए, उनमें खास क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ, है ना। उनका जो समिट होती है उसका उसकी थीम जो है पूछ लेते हैं, उसमें क्या डिसीजन हुआ, कोई विवादित अगर शिखर सम्मेलन हो जाता है तो वहां से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये
पूरा सिलेबस है जो मैंने डिस्कस किया हुआ है। पिछले बार यहां से 10 क्वेश्चन आए हैं। मैंने एक्चुअली जो पॉलिटी की स्टार्टिंग की क्लास ली थी तो उसमें पूरा जो हमारा सिलेबस है प्री का, उस सिलेबस से कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने पूरा डिस्कस किया था। हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैंने ये बताया था कि उस यूनिट के जो सब टॉपिक्स हैं, उसके अंदर जो टॉपिक दिए गए हैं, वहां से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था। इकोनॉमी के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चंस आए वो भी मैंने बताया था। तो यहां से अगर हम देखें पिछली बार इकोनॉमी से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो 10 क्वेश्चन आए हैं। ये तो सभी से क्लियर है, सभी में 10 क्वेश्चन आए हैं सभी यूनिट से। इसमें 4 क्वेश्चन एमपी इकोनॉमी से आए हैं, 4 क्वेश्चन इंडिया की इकोनॉमी से आए हैं और 2 क्वेश्चन मिक्स आए हैं। मतलब उसमें दोनों एमपी और इंडिया दोनों की इकोनॉमी मिक्स थी। तो इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये है सिलेबस के संबंध में, और पिछले बार जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में मैंने यहां पर आप लोगों को बताया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का परिचय आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि जो है आप लोगों को अर्थव्यवस्था की समझ विकसित हो। हालांकि अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, तो दोनों की एक समझ, समान समझ जो है विकसित होना जरूरी है। तभी जो है आप आगे अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे, है ना। आजकल जो है अर्थव्यवस्था संबंधी क्वेश्चन बहुत हटके आ रहे हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। तो मैं जो यहाँ पर आप लोगों को अर्थव्यवस्था पढ़ाने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मैं आपको रटाने का प्रयास नहीं करूंगा। हालांकि कुछ डेटा ऐसे हैं जो आपको रटना पड़ेंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि एक एक चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था का समान परिचय मैं देने वाला हूं स्टार्टिंग में। तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले जो परिभाषित किया गया वो कौटिल्य द्वारा किया गया। कौटिल्य का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिसका हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में इसका उल्लेख आता है। तो इसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र को डिफाइन किया गया, है ना। अर्थशास्त्र शब्द की सर्वप्रथम जो परिभाषा है कौटिल्य की ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलती है। इसमें जो है मानव का जो व्यवहार है, मानव द्वारा जो भी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, उस संदर्भ में जो है उन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, लेकिन हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नाम आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ जो है ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हुए हैं। ये प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास किया। इसीलिए इनको जो है अर्थशास्त्र का जनक बोला गया है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इनको बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया, उसको विकसित किया। इनकी बहुत फेमस पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो है पुस्तक 1776 की है। ये एक्चुअली पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस पुस्तक का, क्योंकि बहुत फेमस है इसलिए। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पूरा इसका नाम है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक बार एमपीपीएससी प्री में अर्थशास्त्र के जनक का क्वेश्चन आ चुका है, काफी पहले का पेपर मैं बता रहा हूं एमपीपीएससी प्री का, उसमें जो है आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो पुस्तक भी पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें वो चीज मेंशन नहीं की, मैं एक बार अलग से बता रहा हूं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक कहे जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, और ये हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। पूरा नाम है इनका जॉन मेनार्ड
कीन्स, ये हैं अर्थशास्त्र के जनक। ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी करके इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया है, बेरोजगारी का कारण बताया है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा उसके बारे में बताया है ना। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। तो ये पुस्तक इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। इसी पुस्तक में इन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया है। ये पुस्तक का जो समय 1936 है। अभी हम बेरोजगारी, हालांकि इसमें आपके सिलेबस में बेरोजगारी गरीबी करके टॉपिक नहीं दिया है, तो वहां पर तो इसका उल्लेख नहीं आएगा। मेंस में है ये टॉपिक, मेंस में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से यहां तक मैंने बताया है। फिर इसका मीनिंग, अर्थशास्त्र क्या है, उसका मीनिंग, अर्थ और शास्त्र दो शब्द है इसमें। अर्थ का मतलब होता है धन और अध्ययन, शास्त्र का मतलब अध्ययन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है ना, जो वेल्थ का अध्ययन करता है, मनी का जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। ये सामान्य अर्थ है जो आपको याद रखना है, वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, ये बहुत सामान्य सी बात मैंने बताई है। इसके बाद अर्थशास्त्र के दो स्वरूप हैं। अर्थशास्त्र के दो स्वरूप हैं। ये भी एक समझ विकसित करने के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इतनी समझ होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से स्वरूप है या कौन कौन से अर्थशास्त्र इसमें आते हैं। तो दो हैं, माइक्रो इसको बोलते हैं व्यष्टि और मैक्रो इसको बोलते हैं समष्टि। दो प्रकार के अर्थशास्त्र प्रचलित है। माइक्रो में क्या होता है, अर्थशास्त्र के एक छोटे भाग का अध्ययन होता है ना। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग का जो अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो, है ना। जैसे एक उद्योग का अध्ययन है, जैसे हम सूती कपड़ा उद्योग का अध्ययन करें, लोहा इस्पात उद्योग का अध्ययन करें, किसी एक कंपनी का अध्ययन करें, है ना, किसी एक फर्म का अध्ययन करें, तो ये हो जाता है माइक्रो, है ना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग का अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है मैक्रो, है ना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं या एक कोई पर्टिकुलर की बड़े भाग का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इसमें छोटे भाग का अध्ययन किया जाता है, यहां पर बड़े भाग का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें नीचे उदाहरण दिया हुआ है, व्यक्तिगत आय का अध्ययन, पर्सनल जो इनकम होती है, किसी एक व्यक्ति की आय का आकलन करते हैं तो वो माइक्रो हो जाता है। संपूर्ण व्यक्तियों की एवरेज आय का आकलन किया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीसीआई, तो उसको कह देंगे हम मैक्रो। ठीक है, किसी एक छोटे से भाग का अध्ययन माइक्रो, एक बड़े भाग का अध्ययन मैक्रो। ठीक है, इसका मुख्य यंत्र होता है कीमत सिद्धांत। कीमत सिद्धांत जो है वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो जो है किसी एक एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो कीमत सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। इसका मुख्य अंतर राष्ट्रीय आय का विश्लेषण, नेशनल इनकम का अध्ययन है, प्रति व्यक्ति आय का जो अध्ययन है वो जो है इसके अंतर्गत आता है, मैक्रो या समष्टि के अंतर्गत आता है। तो ये एक समझ के लिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मैटर नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा दिया नहीं है। तो ये इसका इंग्लिश भी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, ये है माइक्रो और ये है मैक्रो। इसमें एक छोटे हिस्से का, छोटे शॉर्ट पार्ट का अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था के, और वहां पर लार्ज पार्ट का अध्ययन किया जाता है ना। ये पार्ट ऑफ द स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी और ये लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ये है पर कैपिटा इनकम और ये है पर्सनल इनकम पीआई। तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसके बाद आगे अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया हुआ है। अर्थव्यवस्था क्या होती है ना। अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं, समस्त आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग, राजस्व का नियंत्रण, प्रबंधन तथा संचालन किया जाता है। ये आर्थिक गतिविधियां हैं। आर्थिक गतिविधियों में क्या क्या आता है, उत्पादन आता है। उत्पादन के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण भी आ जाता है, मतलब तीन चीजें होती हैं, उत्पादन, निर्माण तथा विनिर्माण, फिर विनिमय है, उपभोग है
वितरण है, राजस्व है, इन सभी को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। तो इन सभी आर्थिक गतिविधियों का प्रबंध है, संचालन है, नियंत्रण है ना, ये सब करना, उसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी डेफिनेशन मैंने बताई हुई है। फिर इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये देखिए आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग और राजस्व। ये 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था इन 5 क्रियाओं में समाहित है, इससे बाहर कुछ भी नहीं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और इन्हीं चीजों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका स्वामित्व, ओनरशिप, नियंत्रण, कंट्रोल, प्रबंध, मैनेजमेंट, संचालन, ऑपरेशन किया जाता है। इसी को हम कह देते हैं अर्थव्यवस्था। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उत्पादन के अलावा निर्माण, वस्तु का निर्माण भी होता है और विनिर्माण भी होता है ना। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग। उत्पादन प्रोडक्शन, निर्माण कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 तरह की गतिविधियां मिलजुलती हैं। एक वस्तु जो उत्पादित होती है उसी से जो है वस्तुएं निर्मित होती हैं, निर्मित वस्तुएं होती हैं, और जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उससे जो है विनिर्माण होता है। यानी उत्पादित वस्तु से निर्माण होता है और निर्मित वस्तु से विनिर्माण होता है, ऐसा हम कहते हैं, कह सकते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ है ना, हम ऐसा कभी नहीं कहते गेहूं का निर्माण हुआ या गेहूं का विनिर्माण हुआ। गेहूं का उत्पादन हुआ। और ये जो उत्पादन होता है ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है जिसमें उत्पादन होता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण विनिर्माण आता है, हम पढ़ते हैं। तो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र है ना। तो गेहूं का उत्पादन हुआ, फिर गेहूं से आटे का निर्माण होता है ना। गेहूं का उत्पादन किया हमने, फिर गेहूं से आटे का निर्माण होता है, फिर आटे से जो है डबल रोटी का विनिर्माण होता है। आई बात समझ में। उसी प्रकार जैसे गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ने से फिर चीनी का निर्माण होता है, और चीनी से जो है मिठाइयां बनती हैं, विनिर्माण होता है। इसी तरीके से रबर, एक पौधा होता है रबर का पौधा, सरिंगा ट्री। तो सरिंगा ट्री नामक जो पौधा होता है उससे रबर बनता है ना, उससे रबर का निर्माण होता है। ठीक है, सरिंगा ट्री का उत्पादन किया जाता है, फिर उसका जो तना होता है, स्टेम होता है, उसको वी शेप में काटते हैं। वी शेप में जब काटते हैं तो उससे एक पदार्थ निकलता है, इसको बोलते हैं लेटेक्स। फिर लेटेक्स से जो है रबर का निर्माण होता है, रबर बनता है। फिर रबर से टायर ट्यूब का विनिर्माण होता है, टायर ट्यूब विनिर्मित होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है उत्पादन, निर्माण तथा विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं। विनिमय का मतलब होता है किसी वस्तु को उत्पादित, निर्मित या विनिर्मित करने के लिए वस्तुओं का लेन देन होता है। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना देना, उसको बोलते हैं विनिमय, एक्सचेंज। वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो वस्तु उत्पादित हुई है, उत्पादन कार्य में लगी जो इकाई है उससे उत्पादित वस्तु का एक हिस्सा प्रदान किया जाता है, उसको बोलते हैं वितरण। ये हिस्सा जो है वेतन के रूप में दिया जाता है या उस वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है। नॉर्मली वेतन के रूप में उसको हिस्सा दिया जाता है, उसको बोलते हैं वितरण। जो वितरण किया गया उससे, उसके आधार पर उसका उपभोग होता है, उसका यूज करता है वो व्यक्ति। और इसके बाद राजस्व आता है, रेवेन्यू। इन सभी गतिविधियों से राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार को उत्पादन, जो भी वस्तु उत्पादित होती है उससे राजस्व मिलता है, निर्माण होता है उससे भी राजस्व मिलता है, विनिर्माण होता है उससे राजस्व मिलता है, वितरण है, विनिमय है, उपभोग है, इन सभी से जो है सरकार को राजस्व मिलता है। व्यक्ति को राजस्व मिलता है, व्यक्ति को मिलता है, सरकार को भी राजस्व मिलता है। तो इन सभी का स्वामित्व, नियंत्रण, प्रबंधन तथा संचालन जो है उसको हम कह देते हैं अर्थव्यवस्था। ये सारी गतिविधियां और इनका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण, स्वामित्व, ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये सारी गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में होती हैं, सरकार सारी चीजें करती है, तो उस व्यवस्था को हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं। इसमें अगर प्रबंध संचालन निजी क्षेत्र में होता है तो उसको पूंजीवादी व्यवस्था कहा जाता है, उसी को हम निजीकरण कहते हैं,
प्राइवेटाइजेशन, है ना। तो ये सारी चीजें हम आगे बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। तो ये फिर इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कंजम्पशन है, रेवेन्यू है ना, फिर इनका ओवनशिप है, ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, और इन सबको इकोनॉमी हम कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई गई हैं। अब अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था में संबंध क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला तथा उसका व्यवहारिक रूप होता है। यानी अर्थशास्त्र में हम आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत पढ़ते हैं। मतलब अर्थशास्त्र एक थ्योरी है, उसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं। उस थ्योरी का जो व्यवहारिक रूप है, प्रैक्टिकल, उसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं, है ना। हमने थ्योरी पढ़ी और उसका व्यवहार में हम उपयोग करते हैं तो अर्थशास्त्र हो जाता है। ठीक है, उसका उदाहरण मैंने दिया, जैसे मुद्रास्फीति हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। मुद्रास्फीति का व्यवहारिक रूप क्या होता है? महंगाई अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस तरीके से कीन्स का रोजगार सिद्धांत हमने पढ़ा अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अभी मैंने बताया था। और हम बेरोजगारी पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, है ना। उन्होंने सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के आधार पर हम बेरोजगारी का अध्ययन करते हैं, है ना। बेरोजगारी कितनी है, कम है, भारत में बेरोजगारी, मध्य प्रदेश बेरोजगारी की स्थिति क्या है, तो ये हम भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस चीज को पढ़ते हैं। तो ये जो है दोनों में मैंने संबंध बताया है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला है या उसका व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र जो है सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, उसका व्यवहार है, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले देखिए, पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। ये तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व में क्या स्थिति है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है, पहले ये पढ़ेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आएगा। ठीक है, तो यह है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, इनका अध्ययन जो है विश्व बैंक IMF द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक जो है इनका जो अध्ययन है वो दो तरीके से करता है, विदेशी विनिमय मूल्य और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर। विदेशी विनिमय मूल्य फॉरेन एक्सचेंज रेट और क्रय शक्ति क्षमता इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको लिखते हैं PPP, ट्रिपल P इसको लिखा जाता है। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका विश्व बैंक द्वारा और IMF द्वारा जो आकलन किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है ना। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हैं, फर्स्ट है USA, सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड में विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर वो है USA। $29 ट्रिलियन जो है इसकी अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था का आकार है, GDP है। ठीक है, चाइना है सेकेंड नंबर पर, चीन की है $19.3 ट्रिलियन, सेकेंड नंबर पर चाइना का नाम आता है। और थर्ड नंबर पर है जापान, $4.4 ट्रिलियन। यहां पर मैंने 1 ट्रिलियन बराबर जो होता है वो होता है 10 खरब, या उसको 1 लाख करोड़ भी हम लिखते हैं, है ना। 1 ट्रिलियन बराबर मैंने उसका फिगर यहां पर बताया गया है, 10 खरब उसको बोलते हैं, अरब के बाद खरब आता है ना। ठीक है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, इस तरीके से। तो इसको हम अगर लाख करोड़ में देखेंगे तो 1 लाख करोड़, अगर खरब में देखेंगे तो 10 खरब जो है इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 अर्थव्यवस्थाएं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। इसके बाद चौथा नंबर आता है जर्मनी का, $4.3 ट्रिलियन, इसकी GDP है जर्मनी की। फिर 5वें नंबर पर भारत का नाम आता है, इसकी GDP हो गई है $3.93 ट्रिलियन। ये स्टार्टिंग 2024 का आंकड़ा है। अभी जो वर्तमान में ये अर्थव्यवस्था GDP भारत की हो गई है, यानी अर्थव्यवस्था का आकार भारत का हो गया है, वो लगभग $4 ट्रिलियन हो गया। ये 2024 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यहां पर मैंने बताई हुई। इसके बाद आता है क्रय शक्ति
समता के आधार पर। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये होती क्या है, विदेशी विनिमय मूल्य क्या होता है, क्रय शक्ति समता क्या होती है, ये मैं आगे बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज है, लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि जो हम कहते हैं कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है विश्व में, तो किस आधार पर है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को माना जाता है विश्व में, वो किस आधार पर है। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को बना हुआ है, और बच्चों को क्या पढ़ाने वाले कोई कंफ्यूजन है, इकोनॉमी जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको ही पता नहीं कि भाई क्या स्थिति है वास्तव में। तो मैंने दोनों अलग अलग यहाँ पर बताए हुए हैं कि विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर भारत की स्थिति क्या है और क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, और दोनों का आगे फिर मतलब भी बताया हुआ है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए, है ना। तो ये है क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। उसमें सबसे पहले नाम आता है चाइना का, चीन का फर्स्ट नंबर है, कुछ समय पहले यूएसए का इसमें भी पहला नंबर था, लेकिन बीच में चाइना ने जो है इसको पीछे छोड़ दिया यूएसए को इस मामले में, तो चाइना फर्स्ट हो गया है इसमें। 35,042 बिलियन डॉलर जो है इसकी जीडीपी है इस क्रय शक्ति समता के आधार पर। तो फर्स्ट चाइना हो गया, सेकेंड यूएसए है, 27,966 बिलियन डॉलर इसकी जीडीपी है, इकोनॉमी है यूएसए की। इस आधार पर थर्ड नंबर पर इंडिया आ रहा है, क्रय शक्ति समता के आधार पर इंडिया थर्ड नंबर पर है, आपको ध्यान रख लेना है। और विदेशी विनिमय मूल्य या विदेशी विनिमय दर के आधार पर भारत की जो स्थिति है वो 5वें नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एक्चुअल में है स्थिति क्या है, किस आधार पर पांचवा, किस आधार पर तीसरा है। कई जगह पांचवा लिख रहता है, कई जगह तीसरा लिख रहता है, तो बच्चे इसी को लेकर के कंफ्यूजन उनको हो रहा है कि चक्कर क्या है। ठीक है, तो आपको क्लियर कर लेना है कि पांचवा भी है और तीसरा स्थान भी है भारत का, विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर पांचवा है और क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरा है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर यूएसए का फर्स्ट है और क्रय शक्ति समता के आधार पर चाइना का फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे मैंने जापान और जर्मनी के भी यहां पर नाम लिखे हुए हैं। जापान का 4th नंबर पर नाम आता है, जर्मनी का 5th नंबर पर नाम आता है। तो ये है क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने ये बताने का यहां पर प्रयास किया है कि विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का जो आकलन किया जा रहा है उसके लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जा रही है। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के आकलन की विधियां, तो इसमें 2 प्रकार की विधियां अपनाई जा रही हैं, एक परंपरागत विधि है, एक नवीन विधि है। परंपरागत विधि को विदेशी विनिमय मूल्य या दर बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इसको कहा जाता है। क्रय शक्ति समता नवीन विधि है, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको शॉर्ट में पी लिखा जाता है, ट्रिपल पी, ये नवीन विधि है। इस विधि का सबसे पहले जो प्रयोग है आईएमएफ द्वारा किया गया था 1993 में। पीपीपी जो विधि है उसका प्रयोग आईएमएफ ने किया था 1993 में। हाँ, पहले हम बात कर लेते हैं विदेशी विनिमय मूल्य क्या है, और हम पीपीपी की बात करेंगे के बारे में। विदेशी विनिमय मूल्य में क्या होता है, 2 देशों की मुद्राओं की विनिमय मूल्यों या दरों की तुलना की जाती है ना। 2 देशों की जो मुद्राएं हैं, जैसे भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर, तो इन दोनों देशों की जो मुद्राएं हैं उनके विनिमय मूल्य की तुलना हम करते हैं, उसके आधार पर फिर जीडीपी का आकलन किया जाता है। तो इसमें बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि यहां पर जो है रुपए और डॉलर में बहुत अंतर है। $1 बराबर 85 रुपए के लगभग है, 85 से ज्यादा ही है अभी चल रहा है, तो मैंने एक लगभग बताया है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जीडीपी को लेकर के बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है 29 ट्रिलियन डॉलर जो है ये यूएसए की जीडीपी इस आधार पर, और भारत की है 4 ट्रिलियन डॉलर। देखो इतना फर्क है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस यहां पर आपको ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर क्रय शक्ति समता के आधार पर हम देखेंगे तो डिफरेंस कम है। ठीक है,
क्रय शक्ति समता की हम बात कर रहे हैं। पीपीपी जो विधि है, नई विधि है विश्व बैंक की, इस विधि का सबसे पहले जो प्रयोग है आईएमएफ द्वारा किया गया था 1993 में। इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं गुस्ताव कैसल, स्वीडन के ये अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जो है इसका प्रतिपादन किया है, गुस्ताव कैसल ने। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता के आधार पर मुद्राओं के मूल्यों की तुलना की जाती है ना। अलग अलग देशों में जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं की अपने देश में वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की क्षमता कितनी है, उस आधार पर जो है हम तुलना उसकी करते हैं, है ना। तो उसका आगे मैंने एनालिसिस भी किया हुआ, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है इस विधि को कि भारत में 10 रुपए में 1 किला, जैसे मान लीजिए भारत में 10 रुपए 1 किला मिल रहा है, वहीं यूएसए में $1 में 1 किला मिल रहा है। तो यहां पर जो तुलना हुई वो ये हुई कि 10 रुपए बराबर $1 हो गया, यानी 10 रुपए की कीमत जो है $1 हो गई। यानी 10 रुपए की जो वस्तुओं की खरीदने की क्षमता है भारत में, वही अमेरिका में $1 की वस्तुओं खरीदने की क्षमता है। यानी $10 में 10 रुपए में भारत में जो जितनी वस्तुएं मिल रही हैं, उतनी ही वस्तुएं अमेरिका में $1 में मिल रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर $10 रुपए बराबर $1 यहाँ पर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि यहाँ पर डिफरेंस कम है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि $1 बराबर 85 रुपीज, 85 रुपए है, लेकिन यहाँ पर $1 बराबर 10 रुपए है। तो ये जो डिफरेंस है ये काफी कम है। इसलिए हम देखते हैं कि क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की स्थिति काफी मजबूत है, यानी तीसरे स्थान पर है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर भारत की स्थिति 5वीं है, क्योंकि वहां पर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। $1 बराबर 85 रुपए है, यहाँ पर $1 बराबर है 10 रुपए। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मैंने यहाँ पर अलग से बताया। पहले हमने ओवरऑल पढ़ लिया, ओवरऑल कौन कौन से देश हैं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले हैं विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर। तो भारत की जो स्थिति है उसमें वर्तमान में 5वीं है ना, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर। 2027 तक जो है ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और एशिया की दूसरी होगी। एशिया की दूसरी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चाइना फर्स्ट है। चाइना के बाद जो है एशिया की दूसरी अर्थव्यवस्था होगी 2027 तक, और ओवरऑल जो है विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य जो है हमने डिसाइड किया हुआ है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत की जो जीडीपी है, अभी मैं जीडीपी के बारे में बताऊंगा अगली क्लास में। जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, है ना, जो ये टर्म यूज हो रहे हैं, तो उनको मैं आगे आपको समझाऊंगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो भारत की जीडीपी 224 में $4 ट्रिलियन है, ये वर्तमान में है। और ये है लक्ष्य जो है, ये नहीं है लक्ष्य, लक्ष्य नीचे है। 2025 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक ये कितनी हो जाएगी, $5 ट्रिलियन। 2030 तक ये हो जाएगी $7 ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये लक्ष्य है जो हमने डिसाइड किया हुआ है। 2025 तक $5 ट्रिलियन, 2030 तक $7 ट्रिलियन हो जाएगी, 2032 तक ये हो जाएगी $10 ट्रिलियन और 2047 तक हो जाएगी $30 ट्रिलियन। यानी 2047 तक जो आज अमेरिका की जीडीपी है उससे ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका की जीडीपी लगभग 29 ट्रिलियन हो गई है अभी वर्तमान में। तो इतनी हमारी 2047 तक हो जाएगी, यानी 2047 तक हम जो है विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, है ना। ये लक्ष्य है, ये भी लक्ष्य डिसाइड हुआ है। तो 2047 तक हम क्या हो जाएंगे, विकसित भारत हो जाएंगे।
है ना। इसी को हम कहते हैं विकसित भारत, विकसित भारत @2047 ये। और ये आपके मेंस के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। मैंने बहुत विस्तार से जो है इसको मेंस के सिलेबस में कराया है। मेंस का मेरा जो इकोनॉमी का कोर्स है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी मैंने कराया है, तो उसमें मैंने ये टॉपिक बहुत विस्तार से कराया है। तो ये है 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? जब हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, तब हम ऐसा हो पाएंगे। फिर मैंने बताया है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। इस आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने सेपरेट उसको बताया। ब्रिटेन के सांसद हैं करन बिलमोरिया। इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। ये उनकी भविष्यवाणी। मतलब 2060 तक जो है चाइना तथा अमेरिका की अर्थव्यवस्था से हम आगे निकल जाएंगे, यानी हम उनको पीछे छोड़ देंगे, चाइना तथा अमेरिका को। तो इस तरीके से जो है ये यहां तक मैंने आज कराया है। और अगली क्लास में मैं इससे संबंधित कुछ और चीजें बताऊंगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ जानकारी मैं और बताऊंगा। फिर हम मूल टॉपिक पर आ जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति। ये मूल टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम अगली क्लास में आएंगे। अभी इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हम आगे की क्लास में करेंगे। इसमें जैसे विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की स्थिति क्या है, एफडीआई में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारत की स्थिति क्या है, मैं इनको समझाऊंगा भी कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई क्या होता है। फिर विदेशी व्यापार में भारत की स्थिति, वस्तुगत व्यापार, सेवाओं का व्यापार, इसमें भारत की स्थिति क्या है विश्व के संदर्भ में। तो ये सारी चीजें हम जो है अगली क्लास में करेंगे। और फिर मैं जो मूल टॉपिक है, पहला टॉपिक है इस यूनिट का, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति, उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे।